हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की ज्योग्राफी। इसका पहला अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें इस अध्याय में पढ़ेंगे हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, इसके सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके पृथ्वी के उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, उल्कापिंडों के बारे में पढ़ेंगे, आकाशगंगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में आगे चल के इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है मानो कि कोई भी चीज़ अपने पास होगी तो वो कम चमकेगी, और कोई भी चीज़ दूर होगी तो उसकी चमक होगी वो धुंधली हुई दिखेगी। ठीक है ना। पास की चीज़ें तो ज़्यादा चमकेंगी और जो दूर की होंगी वो कम चमकेंगी। ठीक है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अब ये टिमटिमाना किसका कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। हम आगे चल के इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बस आपको इतना सोचना है कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब इसका ये का मतलब है सूर्य। मतलब ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो दूर होते हैं अपन से, तो वो तो क्या, उनकी टिमटिमाहट तो बिल्कुल धुंधली धुंधली सी है, पर वो टिमटिमाते धुंधली धुंधली होती है, वो टिमटिमाते हैं। पर जैसे कोई भी, जैसे तारा, अपना सूरज एक तारा है, वो अपने पास है, तो वो क्या करता है, जब हम देखते हैं सूरज को, वो टिमटिमाता नहीं है बिल्कुल भी। ना ही चंद्रमा टिमटिमाता है, क्योंकि वो अपने पास में है। और कोई चीज़ दूर होती है तो वो थोड़ी थोड़ी टिमटिमाने लग जाती है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं अपन। इसमें हम इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, और 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात को में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो जो चंद्रमा होता है अपना, चंद्रमा चंद्रमा क्या आपने कभी देखा होगा कि ऐसे गोल होता है बिल्कुल, और कभी बिल्कुल ऐसे हो जाता है। ठीक है। और धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे आ जाता है, बिल्कुल बारीक पे। कभी कभी तो ऐसे दिखाई देता है, और कभी कभी फिर जो अमावस्या होता है उसके दिन तो दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं जाता। तो इस पूर्ण चांद को कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा। और इसको कहते हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसको कहते हैं अमावस्या। ठीक है। तो बस इतना ही है कि क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? भाई ये कह रहा है कि दिन के समय में दिन के समय जो सूरज है, सूरज के होने से अपन को जो चांद सितारे हैं वो तो अपनी पोजीशन पर रहते हैं, पर अपन को दिखाई नहीं देते हैं सूरज के प्रकाश के कारण। तो इसका आंसर ये दे रखा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। सूर्य सूर्य और चंद्र सूर्य तथा चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब आपको खगोलीय पिंड पढ़ना पड़ेगा कि खगोलीय पिंड क्या है।
खगोलीय पिंड बेसिकली वो होते हैं जो जब आप खुले आसमान में देखोगे तो जो चीज़ आसमान में आपको चमकती हुई दिखाई देगी उसको खगोलीय पिंड कहेंगे। चाहे वो कुछ भी हो उसको खगोलीय पिंड बोलेंगे। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। मतलब इसका कह रहा है कि खगोलीय पिंड कुछ तो छोटे छोटे होते हैं ऐसे ऐसे और कुछ होते हैं इतने बड़े होते हैं। इसे कहते हैं, जैसे मान लो सूरज एक तारा है, सूरज एक तारा है तो जाओ मैं ऊपर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ सही है। ये कह रहा है कि कुछ तो मतलब बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जैसे सूर्य खगोलीय पिंड अपना है, इसको अपन तारा बोलते हैं। ये है तारा अपना। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन, ये गैसों से बने होते हैं। गैस कौन सी है इसमें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है, नाव, हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, नाव की, सूरज पे नाव की है, संलयन अवक्रिया होती है। संलयन अवक्रिया होती है। इससे क्या है, ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा का प्रयोग बाकी सब, जैसे हम अब सूरज की रोशनी का प्रयोग करते हैं तो वो यही ऊर्जा है। तो इसमें से रोशनी निकलती है। ठीक है ना। तो जो बड़े खगोलीय पिंड होते हैं तो गैसों से बने होते हैं और इनमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं इसमें कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो अपन को तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, ये भी सूर्य हैं, पर ये क्या है, दूर है, बहुत दूर है। तो ये हमें टिमटिमाते वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ये अपन को बस टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊष्मा है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ये आगे लिखा हुआ है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो ये अपने पहले पढ़ चुके हैं बिल्कुल, कि कोई चीज़ दूर होगी तो वो छोटी दिखाई देगी और पास में होगी तो बड़ी दिखाएगी। अब ये देखो, ये लड़की है, ये तारा देख रही है, ये है ध्रुव तारा। ये ये है ध्रुव तारा। देखो आप, ये रहा। ये रहा ध्रुव तारा। तो रात्रि में हम आसमान की ओर देखते हैं और आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहते हैं इसको अपन। नक्षत्र मंडल क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे कि मंडल नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल को अपन तारा मंडल भी बोल सकते हैं। तारा मंडल क्यों बोलेंगे, क्योंकि तारों का समूह है। तारों का समूह, जब तारों का समूह होता है तो ये तारों के समूह क्या आकृतियाँ बनाते हैं, आकृतियाँ। तो ये आकृतियाँ होती हैं। तो इन्हीं आकृतियों को पहचान कर हम क्या करते हैं कि आकाश में किसी भी पिंड की स्थिति को पहचान सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक निहारिका खोजी है। निहारिका को बाद में पढ़ेंगे हम आगे कुछ चैप्टरों में, कि वो निहारिका नाम है दक्षिणी वलय निहारिका। दक्षिणी वलय निहारिका, दक्षिणी वलय निहारिका, दक्षिणी वलय निहारिका। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ये जो नक्षत्र मंडल होते हैं ये संकेतक तारों के समान होते हैं। इनको संकेतक तारे कहते हैं। इनकी स्थिति से हम किसी भी चीज़ को पता लगा सकते हैं आकाश में कि कौन चीज़ कहाँ पे। जैसे मान लो कि
आपके घर का, आपके घर स्कूल है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि हमारी स्कूल कहाँ पे है। किसी ने पूछा आपसे आपकी स्कूल कहाँ पे है, तो उसने बताया कि हमारी स्कूल रामू की दुकान के सामने है। तो जो रामू की दुकान हो गई वो तो है नक्षत्र मंडल, और जो स्कूल होगी वो हमने ढूंढा नया, ठीक है। तो उसके क्या है, एड्रेस का पता लगता है, आकाश में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये होते हैं संकेतक तारे, तो इनको संकेतक तारे भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिनमें से अर्सा मेजर या बिग बियर, इस बिग बियर कभी कभी ये ग्रेट बियर के नाम से भी जाने जाते हैं, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब आसानी से पहचान सकते हैं इसको अपन। 7 तारों का समूह होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है अपन को कि ये क्या है, ठीक है। सप्तऋषि तो कई भी नक्षत्र मंडल हैं, 80 से 88 मतलब खोज होती रहती है रोज रोज। तो इनके कई नक्षत्र मंडल हैं, तुम थोड़े बहुत जान सकते हैं इसे, जैसे है कि एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ठीक है ना। दूसरा पेगासस, तीसरा पर्सियस, चौथा सेंटर्स, बाकी सभी ये सब के सब नक्षत्र मंडल ही हैं। अब नक्षत्र मंडलों का अपन देखेंगे काम क्या है। एक काम तो मैंने बता दिया कि किसी चीज़ आकाश में कोई भी चीज़ है तो उसका एड्रेस पता करते हैं ये, ठीक है ना। जैसे उत्तर ध्रुव तारे का पता लगाना है अपन को, तो ये देखो इसमें तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तस्वीर में दिखाता हूँ, ये संकेतक तारे, देखो ये संकेतक तारा रहा, ठीक है ना। ये तो है सप्तऋषि, ये रहा सप्तऋषि, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में जो 2 है ना, ये इनकी सीध में अगर रेखा खींचेंगे एक सीधी सीधी, तो ये ध्रुव तारा दिख जाएगा अपन को, ठीक है। तो ये क्या है, अभी ये इससे क्या है, इसका पता लगा कि ये जहाँ दिखेगा तो वहाँ ध्रुव तारा होगा। तो इसका काम, एक तो काम तो ये पता लग गया, ठीक है। और दूसरा काम है इनके दिशा पता लगाने का। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने अपने परिवार पड़ोस में बड़े व्यक्ति को आपको आसमान में अधिक तारों ग्रह पर नक्षत्र मंडल में दिखाई, फालतू चीज़ें छोड़ो उसको। प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहते थे। अब कोई भी चीज़ अगर मतलब अपन को सप्तऋषि पता लग गया, तो सप्तऋषि से पता लगने के बाद क्या मिलेगा अपन को, ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा मिल गया तो अपन जानेंगे ध्रुव तारा उत्तर की साइड रहता है हमेशा, तो इससे क्या दिशा भी पता लग जाएगी। तो इसके 2 काम हो गए नक्षत्र मंडलों के। एक काम हो गया कि आकर मतलब एड्रेस को बताता है, और दूसरा है दिशा को बताता है, तो इससे दिशा भी पता लग सकती है, ठीक है। तो यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं। तो ये अपने पहले अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो अब देखते हैं आगे, और कि अब अपन पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। अब तक अपन ने पढ़ गया नक्षत्र मंडल, अपने क्या पढ़ लिया अब तक, अपन ने पढ़ लिया अब तक कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, एक तो ये पढ़ लिया अपन ने। एक पढ़ लिया अपन ने, इसमें क्या पढ़ लिया अब तक, नक्षत्र मंडल क्या है, नक्षत्र मंडल, ठीक है। एक पढ़ लिया अपन ने इसमें सूरज के बारे में, थोड़ा बहुत तो पढ़ाया भी, सूरज क्या है, गैसों का समूह, गैसों का समूह है, इसमें गैस होती हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह क्या होते हैं अपन को ये पढ़ना है।
तो ग्रह क्या होते हैं, जो मतलब जिन पे खुद की ऊष्मा नहीं होती हैं, तो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। मतलब क्या है, पृथ्वी अपनी अपन अपन को पृथ्वी पर सूरज की रोशनी आती है, तो अपनी पृथ्वी अपन को चमकती हुई अपन को तो नहीं दिखती है, पर अपन चंद्रमा से खड़े होकर देखेंगे तो पृथ्वी अपन को चमकती हुई दिखाई देगी। तो ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, ठीक है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश पर ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो इसमें बता दिया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है, सूरज, ठीक है ना। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब इन रोचक तथ्यों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। वैसे ये कह रहा है कि मतलब छल्ले होते हैं, ऐसा है, आपने देखा होगा बिल्कुल। तो ऐसे जैसे शनि के भी छल्ले हैं, तो ये क्या है, मतलब छल्ले नहीं है, मतलब गैस भी है इसमें और छोटे 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 घूम रहे हैं इसके। तो आगे पढ़ते हैं अपन। अपने ग्रह पढ़ लिया अब इसमें। और इसके अपन पढ़ेंगे अब सौरमंडल का, ये जो आपने देख लिया। इस वाले चैप्टर को, इस वाले जो पेज है, ये वाला जो फोटो है, इसको अपन पढ़ेंगे सबसे एंड में। क्या अभी पढ़ें? चलो अभी पढ़ते हैं इसको, पर थोड़ा नहीं वैसा हो जाएगा ये। मैं इसको आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ, आपको बस दिख जाना चाहिए ढंग से। ये देखो आपने है, ये दिख रहा है आपको? नहीं अभी नहीं, शायद ये छोटा नहीं होगा, इतना ही है। तो अपने ये है कि अपने 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह वो करते थे, पर अब 8 हैं। प्लूटो को अपने हटा दिया है, तो अपन को 8 के बारे में पढ़ना है। इसमें सूरज सबका बाप है, ठीक है ना, और पृथ्वी अपनी माता है। कहते हैं धरती मेरी माँ है, तो वो है ये। तो यहाँ पे पढ़ते अपन। तो कौन सा कलर लें? ये वाला लेते हैं। तो सूर्य सूर्य सबका बाप है और पृथ्वी अपनी माता है। अपन को अब याद करना है कि सूर्य से दूरी के क्रम में, अपन को सबसे पहले तो क्वेश्चन आते हैं इसकी दूरी के क्रम में, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे एंड में कौन कौन है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दूरी क्रम में। सबसे पहले देखेंगे सूर्य के सबसे पास में कौन है? बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे नेपच्यून लिख देते अपन, नेपच्यून, ठीक है। अपन को ऐसे ही याद करने हैं। तो देखो कभी क्वेश्चन आया था कि मतलब दूरी कितनी है यहाँ से, ये मिलियन में दूरी, 150 मिलियन दूरी, ठीक है ना। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 150 मिलियन। और बुध की 58 मिलियन, और शुक्र की 108। तो अपन को बेसिकली ये तीन, ये इसके अंदर ये 4 हैं, इन चारों की दूरी को याद करना होता है बस। बाकी की दूरी को याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन। इनको याद करने का मतलब दूरी के क्रम में कैसे याद करें, आपको याद नहीं होता तो मैं याद करवा सकता हूँ आपको। पर इसको क्या हम एंड में पढ़ेंगे, सबसे थोड़ा सा चैप्टर एंड में इस चैप्टर इसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो बस अपन बेसिकली इतने देख रहे हैं कि कितने ग्रह हैं अपने। ये तो उल्टा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे
चंद्रमा के बारे में थोड़ा बहुत चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। क्या है चंद्रमा? कि आसमान में ये हो गया, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। मतलब जैसे कह रहे हैं उपग्रह क्या हैं, ठीक है ना। ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी, यहाँ पे अपना चंद्रमा। अब ये क्या है? ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे अपना सूरज, ठीक है, ये सूर्य है। तो पृथ्वी क्या करती है? इस सूर्य के चक्कर लगाती है। ये तो जो सूर्य के चक्कर लगाता है वो तो कहते हैं, उन्होंने तो कहते हैं ग्रह, और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं उपग्रह। ये उपग्रह हैं। तो वही कह रहा है कि हमारी पृथ्वी का सहचर है, तय इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। मतलब सब 8 ग्रहों के सबके अपने अपने चंद्रमा हैं। किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी के 60 तक भी हैं। जैसे नहीं और उसके कहेंगे तो 60 भी उनके चले जाते हैं। किसी के इतने बड़े बड़े होते हैं चंद्रमा, जैसे शनि के चंद्रमा जो अपने पृथ्वी से भी कई लाख गुना बड़े हैं। तो अब आगे देखते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। थोड़ा सौरमंडल के बारे में देख लेते हैं अपन अब इनको। या सूर्य, नो सौरमंडल सॉरी, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा सीधा सीधा कि सौरमंडल में कौन कौन आते हैं। तो इसमें ग्रह दे देगा आपको, उपग्रह दे देगा, खगोलीय पिंड, इसमें खगोलीय पिंड नहीं देगा, ठीक है ना, इसमें खगोलीय पिंड को काट देगा, और क्षुद्रग्रह, खगोलीय पिंड के बदले में कुछ और भी लिख देगा, ठीक है ना, जैसे आकाशगंगा लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इनको अपन को याद करना है। ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड और क्षुद्रग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। हाइड्रोजन गैस मैंने आपको बताया था शुरुआत में। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब एक क्वेश्चन बन गया, देखो यहाँ से कि सौरमंडल जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के प्रकाश का ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो है सूर्य, ठीक। तो लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इतने महसूस? क्योंकि देखो पहले यहाँ पे है सूर्य, यहाँ से ये सूर्य था, ठीक है। सूर्य के सबसे पहले कौन है? बुध पास में, बुध के बाद है शुक्र के बाद पृथ्वी, ठीक है। तो अब देखो कि अपना क्रम कितनी दूर है, यहाँ से इतनी दूर 150 मिलियन, ये 150 मिलियन। तो 150 मिलियन तो सूरज की जो ऊष्मा होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? इसमें बुध के पास मिलेगी सबसे ज़्यादा ऊष्मा, फिर शुक्र के पास, और फिर थोड़ी बची होगी तो पृथ्वी के पास। और धीरे जब इन पर जाते हैं, आगे जाते हैं, तो सूर्य की ऊष्मा बिल्कुल भी नहीं पहुँचती किसी किसी के पास। तो जैसे नेपच्यून सबसे एंड में है, तो नेपच्यून क्या है? बर्फ़ के बादल है वहाँ पे, बर्फ़ के बादल क्या, बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे तो इसमें ऊष्मा आपको महसूस नहीं होती है, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह सबसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। एक यदि याद कर लो, तो 150 मिलियन भी आ सकता है आपको, या 15 करोड़ भी आपको दे सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे पढ़ते पर अपन थोड़ा पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। अब अपन को इतना पता है कि देखो यहाँ तक अपन को 4 4 में बांट लेना है इनको,
यहाँ से एक लाइन काट दो, यहाँ से 1 2 3 4, और 4 ये तो होंगे छोटे, इनको तो बेसिक मतलब छोटे, और ये थोड़े से बड़े होंगे इनसे, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना अपन को कि सबसे पहले सबसे चारों में से सबसे नज़दीक में याद कर लेना आपको, और सबके एंड में याद कर लेना है मंगल। फिर इसमें से इन बड़ों में से सबसे बड़ा बृहस्पति है, और फिर छोटा है नेपच्यून, ऐसे याद कर लेना है, ठीक। तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के रखना बस। इसका थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं अपन। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे मान लो ये कक्षा क्या होती है, देखो जैसे बुध है, बुध क्या है, सूर्य, सूर्य, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रह हैं, ये ठीक है, ये क्या सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसे, तो ये इनको बोलते हैं कक्षा, जो दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, ठीक है। ये है, तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे वो मतलब बुध के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। अच्छा यहाँ, हाँ, बुध बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। भाई सबसे पास में होगा तो जल्दी से घूम के आ जाएगा, और जो दूर होगा वो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। इतना सिंपल सा फॉर्मूला फंडा याद करना है अपन को, ठीक। इसको वो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, कि रात में आसमान को मनुष्य देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री बोलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का, अपन का मेन पॉइंट यहाँ से। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने बताया कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। मतलब क्या है परावर्तित के मतलब कारण क्या है, जैसे सूर्य है, ये सूर्य यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी किरण निकली, इसकी किरण, अब किरण होंगी। अब एक किरण क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो पृथ्वी, यहाँ पे अपनी पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जैसे सूरज की पड़ेंगी, और यहाँ पे अपन खड़े हैं, अपन यहाँ पे इसमें, यहाँ मान लो यहाँ से देखेंगे अपन चंद्रमा को, तो चंद्रमा पे बैठे हैं अपन यहाँ पे, तो इसको देखेंगे ना अपन, तो इसकी किरणें यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे आ जाएंगी अपने आँखों पे, ठीक है। तो ये इसके इसके पास तो कोई ऊष्मा नहीं है, तो इसकी जो किरणों के माध्यम से ये अपने पास आँखों में परावर्तित होती है, जिससे हमको ये दिख जाती है पृथ्वी, ठीक है। तो इसने यही कहा है कि उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। जो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, उन्होंने ये कहा था सीधा सीधा। अब इसको पढ़ते हैं कि अब अभी इसमें होता है कि प्लूटो भी ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल मतलब इसको हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लूटो बनो ग्रह है, बस इतना ध्यान रखना, बस इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन, अब थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ भाई, पृथ्वी क्या है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अब अपन को पढ़ना है, एक तो अपन ने क्रम में देख लिया, क्रम में क्या है, एक तो है दूरी के हिसाब से, ठीक है। दूरी के हिसाब से कौन सा पहले कौन आएगा, बुध शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
ठीक है। फिर आ गया बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण वरुण बोल दो या यूरेनस और नेपच्यून बोलो, अरुण और वरुण। ठीक है, ऐसे। अब अपन को पढ़ना है आकार के बारे में। अब यहीं से देखो, ये चीज़ दिखाऊँ आपको मैं। देखो, जैसे 4 तो अपन ने ऊपर लिख दिए और 4 अपन ने नीचे लिख दिए। ठीक है। अब यही आकार में सबसे बड़ा, सबसे पहले ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, और फिर इसके बाद अपनी पृथ्वी बड़ी होगी। तो देखो 1 2 3 4 5, और फिर कौन सा बड़ा होगा? मंगल, फिर मंगलवार शुक्र, फिर बुध। तो सिंपल से याद रखना है। ठीक है, ये याद रखोगे बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं अपन। तो ये तो लगा कि अपना 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। ध्रुवों के पास यह ध्रुव जो पृथ्वी अपनी, जो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। मतलब ये ऐसी है, देख पृथ्वी अपनी, देखो गोल नहीं है अपनी पृथ्वी। अरे यार इसे नहीं बनाते हैं। यहाँ से ये ध्रुव है ना अपने, इनसे चपटी है ये, जो इसलिए जिगोड कहते हैं इसको। भूभाग मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको जिगोड। जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी का आकार कैसा है, जैसे भूभाग, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए ना भूभाग है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, कोई मतलब नहीं है इसका। तो आपको इतने ध्यान रखना है कि भूभाग की है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। मतलब जीवन की उत्पत्ति केवल किस ग्रह पर हुई है? पृथ्वी पर हुई है। वो हो भी सकती है किसी और ग्रह पर भी हो सकती है, पर अभी तक हमको ज्ञात है कि पृथ्वी पर ही अपन जीवन है। तो फिर आगे देखते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है नीले रंग की? क्योंकि देखो, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। ये याद रखना बिल्कुल। ठीक है। हम्म, अब चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। जैसे मंगल है, मंगल ग्रह के पास कितने चंद्रमा है? 2 चंद्रमा हैं उसके। तो ऐसे ही अपनी पृथ्वी के पास केवल कितने? एक। किसी किसी के 60 तक पहुंच जाते हैं, वो उसमें पढ़ना नहीं, ध्यान रखना। ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, ये याद रखना अपन को। इसका व्यास भी पूछ लिया, चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास क्या है? 1/4 पृथ्वी का। पृथ्वी का 1/4। ठीक है, ये याद रखना बिल्कुल। कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है इसको। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये मतलब है तो छोटा, पर इतना बड़ा क्यों दिखता है अपन को? क्योंकि भैया ये सबसे दूरी में सबसे कम है। और इसकी दूरी कितनी है? देखो, इसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। जब इतनी पास में कोई चीज़ होगी तो बड़ी दिखेगी ना, सीधी सिंपल बात है। तो आगे देखें कि अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब तुलना कैसे करें? देखो, इसकी तो 3,84,000 है, और अपन ने अभी देखा है कि सूरज की कितनी है पृथ्वी से दूरी? 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। देखो, ये तो 15 करोड़ों में खिल रहा है और ये लाखों में ही है अभी। ठीक है ना। तो भाई सूरज बहुत बड़ा है। इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया? आपको ये मालूम करना होगा। ठीक, कमेंट में बताना ये चीज़ कि कौन गया है। देखो, ये संचार है, ये रॉकेट का प्रक्षेपण ये इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा
लगभग 70 दिनों में पूरा करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन में। कई एग्जामों में पूछ चुका है। ठीक है, तो लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर घूमता है। सबसे खास बात है कि एक तो है अपने अक्ष पर घूमना, एक तो है परिक्रमण, और एक होता है परिभ्रमण। और चंद्रमा का क्या है कि परिक्रमण भी 27 दिन में करता है और परिभ्रमण भी 27 दिन के लगभग करता है। ठीक है, अब इनको जानेंगे परिक्रमण क्या है। परिक्रमण का मतलब ये कि चारों ओर, मतलब इसके पृथ्वी है तो पृथ्वी के, ये चंद्रमा अपना, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाना, इसके, ये तो है परिक्रमण। और परिभ्रमण होता है कि ये चंद्रमा है अपना, और चंद्रमा क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पे घूम रहा है वो। तो देख, परिक्रमण भी 27 दिन में करता है और परिभ्रमण भी 27 दिनों में करता है। ठीक है, तो अब इससे क्या, इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो जो अपने देखे ना कि शुरुआत में पहले पेज में पढ़ा था अपने कि चंद्रमा कभी तो आधा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी गायब भी हो जाता है बिल्कुल, तो वो इसी के कारण होता है। क्योंकि भाई चंद्रमा पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है। तो अब इसके देखो, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बस एक ही भाग, जैसे जैसे होगा एक ही भाग दिखाई देगा। आगे चल के हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा और उसकी कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे इसमें अपन, उसमें आगे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, अपन देखें क्षुद्र ग्रह में। क्षुद्र ग्रह, हम्म, सही है। हम्म, तारों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना इनको, इसको और इसको। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है ना। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, जो अपने फोटो देखी ना, ये हुई ये देखो, देखो, ये क्षुद्र ग्रह, ये ये सब की सब क्षुद्र ग्रह हैं। एक बेल्ट है ये, इनसे ही पता है। ये इसके इसके जो अंदर होंगे, इसके जो अंदर होंगे, जो सूर्य से ये चट्टानों के बने होंगे, और इनसे दूर होंगे वो बर्फ़ के और गैसों में, बर्फ़ और गैसों के बने होंगे। तो ये डिवाइड करता है। ये क्षुद्रग्रह एक पैलेट है, एक लाइन है इसको, क्षुद्रग्रह पट्टी। देखो ये कह रहे हैं क्षुद्रग्रह पट्टी। तो इसके बीच में पाए जाते हैं ये क्षुद्रग्रह। ठीक है ना, ये तो बृहस्पति रहा और ये मंगल रहा। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपनी उस पर आते हैं अपन। ये आ गया। तो देख लिया कि हमने कि ये क्षुद्र कहाँ होते हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगाएंगे ये भी, ठीक है ना, और बाकी ग्रहों की तरह। और ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के भाग ही होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाएंगे। जैसे बृहस्पति कुछ, मतलब कुछ चक्कर होती बहुत पहले, तो ये टूट टूट के बाहर आ जाते हैं, और एक ग्रेविटेशन में फंस जाते हैं, और वहाँ पे उन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे पढ़ते हैं अपन उल्का पिंड के बारे में। अपन क्षुद्र ग्रह पढ़ लिया मैंने, अब उल्का पिंड। ठीक है ना, तो उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले
पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसमें धरातल पर गड्ढा हो जाता है। अब आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, यहाँ पे अपन देखते हैं इसको, क्रेटर झील। क्रेटर झील कहाँ पे? लोनार, महाराष्ट्र में। लोनार महाराष्ट्र में। इसमें क्या हुआ, ये झील कैसे बनी? देखो ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आसमान, ये आसमान है, चलिए ये वायुमंडल अपना मान लो, वायुमंडल है। यहाँ से कोई उल्का पिंड है पृथ्वी के उसमें आया, वायुमंडल में आया, तो जब नीचे आएगा तो वायुमंडल से जो वायु से घर्षण करेगा ये, और घर्षण करेगा तो धीरे इतना बड़ा था, होते 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 इतना हो जाएगा बिल्कुल, और इतना आगे पर ये इतनी तेज़ी से आएगा कि यहाँ पे गड्ढा तक हो जाएगा नीचे। जब बरसात होंगी तो इसमें पानी भर जाएगा, तो ये झील करने में, तो इन्हीं को ही क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसी के बारे में बताया गया उल्का पिंडों के बारे में, कि जो आसमान से ऊपर से गिरते हैं और जैसे घर्षण में, वायु से घर्षण होता है इनमें, और घर्षण के कारण ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं और धरती पर गड्ढा कर देते हैं। ठीक है। तो क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और, अब अपन पढ़ेंगे आकाशगंगा पढ़ेंगे बारे में। आकाशगंगा क्या है? तो एक और दूसरी ओर फैलती सफ़ेद, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे, यह आकाशगंगा मिल्की वे है। दूरियाकरण के कारण इसको मिल्की वे बोलते थे। वही थी ये एक सफ़ेद पट्टी, ये सफ़ेद पट्टी देखो, ये इसी को बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे। ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मिल्की वे। ठीक है। तो हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। अब देखेंगे, पहले पढ़ लिया पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कहाँ पे, सौरमंडल, पृथ्वी कहाँ पे, सौरमंडल में, सौरमंडल कहाँ पे, आकाशगंगा में, ये आकाशगंगा है अपनी, और आकाशगंगा कहाँ पे, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है। तो ऐसे चलता है अपना क्रम। ठीक है। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। अब देखो मेन पॉइंट आ गया यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आकाशगंगा क्या है। ठीक है। आकाशगंगा किससे बनी होती है? तो तारों से बनी होती है, बादलों से बनी होती है, गैसों से बनी होती है। ठीक है ना। इन तीनों को पढ़ना है अपन को, तारों, बादलों और गैसों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। ठीक, ये अपना ध्यान रखना है। इसको कभी कभी पूछ सकता है इसको। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है। ऊपर लेते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। भैया अपन बेसिकली ये पता लग गया अपन को कि भाई सबसे पहले अपना ये देखो, ये अपन को बताया देखो, ये बता रखा। सबसे पहले अपन है यहाँ पे, ये रहे आप सब, फिर पृथ्वी के बाद धीरे धीरे सौरमंडल के पास है। सौरमंडल, आकाशगंगा से ब्रह्मांड। सौरमंडल किससे बना होता है, मिलकर बना होता है? ग्रहों से। ठीक है ना। ग्रहों से, तारों से, और किससे मिलकर बना होता है? उल्का खगोलीय पिंडों से, उल्का पिंडों, और किससे बताओ? और खगोलीय पिंड के बाद होगा ये क्षुद्र ग्रहों से। ठीक है, इतना हो गया। फिर आकाशगंगा किससे मिलकर बनी होती है? आकाशगंगा मिलकर होती है तारों से, बादलों से और गैसों से।
ठीक है ना। और ब्रह्मांड इन सभी से मिलकर बना होता है, ठीक है, इनमें ब्रह्मांड में ये सभी आ जाते हैं। तो अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल के भाग है, और ये फालतू चीज़ें इनको आप पढ़ लेना। अब अपन पढ़ेंगे उसको, अपन पढ़ेंगे इस वाले का जो ये है, अपना ये रह गया था बस, क्योंकि जो मोस्ट क्वेश्चन आते हैं इसको आप पढ़ लेना, इस वाले को। ये आप इसको पढ़ लेना कि मतलब उपग्रह क्या होते हैं, रॉकेट का प्रक्षेपण और पृथ्वी में गिरना, कक्षा में प्रवेश करना। उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह में अंतर भी पढ़ना पड़ेगा अपन को। उपग्रह तो होते हैं, ये तो होते हैं प्राकृतिक, और ये होते हैं कृत्रिम, इनको अपन बनाते हैं। जैसे अपन ने चंद्रयान-3 भेजा है अभी, तो वो कृत्रिम एक उपग्रह है, ठीक है ना। तो कक्षा कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पृथ्वी संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और इनके एग्जाम्पल हैं ये उपग्रह भेजे गए अपने इनसैट भेजा गया, IRS भेजा गया, एडुसेट भेजा गया, आदि कोई बहुत सारे भेजे गए। अपने तीनों के नाम याद कर लेना, ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा अपना ये रह गया था, ये ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे अपने, देखो कई क्वेश्चन बनेंगे, इसको मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 यहाँ बांट दिए और 4 यहाँ बांट दिए। अब देखो इनको जो ये इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। जो ये है ना, इस बेल्ट के नीचे, इस बेल्ट के नीचे जो होंगे उसको कहेंगे आंतरिक ग्रह, आंतरिक। और इनको कहेंगे इस बेल्ट के बाहर जो होंगे इनको कहेंगे बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, ठीक है ना। तो आंतरिक ग्रह, ये पूछा क्वेश्चन में कि आंतरिक ग्रहों का निर्माण किससे बना होता है, तो ये बोलना सीधे चट्टानों से, ठीक है ना। और बाह्य ग्रहों का निर्माण किससे होता है, ये इनका चट्टान होता है गैसों और तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इतना, और इनके इनके बारे में पढ़े ना कि इसका परिक्रमण मैं पढ़ा दी कि परिक्रमण क्या होता है 28 दिन में, और अपने अक्ष पर घूमना मतलब परिभ्रमण होता है 59 दिन में, ठीक है। तो इसका सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, यहाँ पे इसको पढ़ लेना, थोड़ा अपने अपने हिसाब से देख लेना। वैसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आते नहीं है, तो बस इतने देखना अपन को, फालतू चीज़ देखनी नहीं है उसमें, तो बस इसका ध्यान रखना, इसका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ना। इसका निर्माण हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, निर्माण से बना किसका होता है। हर किसी में तारा किससे बने होते हैं, या ब्रह्मांड किससे बना होता है, या आकाशगंगा किससे बनी होती है, क्या सूरज है वो किससे बन के बना होता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि अब मैंने अच्छी से पढ़ा दिया आपको पूरा ये चैप्टर अपने पूर्ण प्रस्तुतिकरण मैंने कर दिया है अपना। अब आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू। बस आपको अच्छा लगना चाहिए, बस पॉजिटिव कमेंट दीजिए मुझे बस।